हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू ज़ेओलिन की असलियत सबके सामने ले आए थे और ज़ेओलिन की असलियत जानकर तो एंसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि ज़ेओलिन ने अपने सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स की रेमिनेंट सोल्स को बचाने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया था और आज तक वो वहाँ पे उन रेमिनेंट सोल्स की ही रक्षा करते हुए आ रही थी। और इतने सालों तक उस स्पेस रिफ्ट में रहते हुए वो पूरी तरह से उस स्पेस रिफ्ट के साथ मर्ज हो चुकी थी। हालांकि एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे बचाना तो चाहते थे, लेकिन वो वहाँ पे साफ साफ इनकार करते हुए कहती है अब से यही मेरा घर है। और ये कहकर वो वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के साथ साथ बाकी सभी को भी जबरदस्ती वहाँ से बाहर भेज चुकी थी। लेकिन फिर भी एंसेस्टर ज़ू को यकीन था कि वो कभी न कभी लौट कर टैलेंट सेक्ट में जरूर आएगी, क्योंकि टैलेंट सेक्ट ही उसका असली घर था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो ब्लैक एम्परर जो कि एंसेस्टर ज़ू का टेस्ट ले रहा था। एंसेस्टर ज़ू उसी की स्पेस रिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके मैंशन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, जिसके साथ ही ब्लैक एम्परर को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि इस बार उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्यूरिफिकेशन रिवर के नाम से जानी जाती है। हमें वहाँ पे कुछ डीमंस के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी कि उस जगह को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनमें से एक आवाज गाना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही अजीब तरह का गाना था। इसके वर्ड्स कुछ ऐसे थे, डीमन महान हो या फिर कमजोर, उसने गुनाह बड़ा किया हो या फिर छोटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीमन तो डीमन होता है और उसे एक न एक दिन हेल में जाना ही पड़ता है। बेचारे डीमंस की किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है, जो वो कभी भी हेवन का मजा नहीं ले पाते। पर इस सब के बावजूद भी डार्क वर्ल्ड में पलने वाले डीमंस ने हेवन की नाक में दम कर रखा है। और उनके इस गाने के दौरान ही हम देखते हैं कि वहाँ पे म्यूजिक भी बजने लगा था, जिसके साथ ही वहाँ पे दो डेमोनिक चिल्ड्रंस की एंट्री होती है, जो कि दोनों मिलकर लगातार वहाँ पे वो गाना गाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ लातादार कॉफिन्स फ्लोट कर रहे थे, जिन्हें देखकर वो दोनों ही डीमंस वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं फाइनली हमें वो मिल गए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे उन कॉफिन से होते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक डीमन अपने साथी से कहता है क्या तुम टैलेंट सेक्ट की बात कर रहे हो? वही टैलेंट सेक्ट जो कि कभी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था और वो खुद को इतना ज्यादा पावरफुल समझ बैठा था कि उसने हेवन के खिलाफ जाने की गुस्ताखी कर दी थी। और देखो हेवन ने उन्हें इस बात की कितनी बड़ी सजा दी। वो टैलेंट सेक्ट जो कि हेवन के खिलाफ जा रहा था, वो आज हमारे पैरों के नीचे रोंदा जा रहा है। यानी कि वो दोनों वहाँ पे जिन कॉफिन से होते हुए भाग रहे थे, वो किसी और के नहीं बल्कि टैलेंट सेक्ट के थे, जिन्हें वो लोग मिलकर वहाँ पे एक एक किक मारते हुए खत्म भी करते जा रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक डीमन वहाँ पे एक कॉफिन को अपने साथी की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके अंदर से वहाँ पे एक स्केलेटन निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर वो डीमन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है ओहो कितने ज्यादा कमाल का है, मुझे पक्का यकीन है कि ये हमारे बड़े भाई ज़ू यांग को हमारा ये तोहफा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे दोनों तरफ से उस स्केलेटन को पकड़ते हुए बहुत ही अजीब तरीके के साथ हंसना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 6th रियलम, 7th रियलम, 8th रियलम और 9th रियलम में सभी रियलम्स के बड़े बड़े क्लैंस मिलकर वहाँ पे आपस में मीटिंग कर रहे थे कि एंसेस्टर ज़ू के साथ कैसे निपटा जाए। जहाँ पे एक लेडी मास्टर तो उन सभी लोगों को वहाँ पे सुझाव देते हुए कहती है हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम लोग ज़ू यांग का साथ दें। जिसपे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का लीडर चिल्लाते हुए उससे कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, हम साथ दें और वो भी ज़ू यांग का। पे वो लेडी मास्टर जिसका नाम जिंग यू था, वो वहाँ पे अपने चाय के कप को देखकर जवाब देते हुए कहती है अगर हम लोग ज़ू यांग का साथ नहीं देते तो वो हमारे चारों रियलम से यानी कि 6th, 7th, 8th और 9th रियलम सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा समझ लो अगर हम लोग सही तरीके के साथ उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी तबाही बन के सामने आएगा। जिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे आगे बढ़कर उसके पास आते हुए कहता है जूनियर सिस्टर यही तो दिक्कत है कि आखिर हम ज़ू यांग का इस्तेमाल करें कैसे? ज़ू यांग को ना तो लड़कियां अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती हैं और ना ही पावरफुल टेक्निक से उसे अपनी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो वो है ट्रायड से। वो और उसके डिसेबल्स मिलकर यहाँ पे अभी तक काफी सारे क्लैंस को लूट चुके हैं और उन्हें इतनी बुरी तरह से लूटा है कि वहाँ पे एक बाल तक नहीं छोड़ा। उस एल्डर जिसका नाम जेंग हुआंग था, उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर जिंग यू वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होते हुए कहती है सीनियर ब्रदर तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, तुम जिन क्लैंस की बात कर रहे हो ये सारे वो क्लैंस थे जो कि सभी ज़ू यांग के खिलाफ थे, जबकि हम लोग ज़ू यांग के ऊपर एक ऐसी मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे वो हम लोगों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझेगा। जेंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जहाँ पे एक तरफ जेंग हुआन वहाँ पे सोच में पड़ गया था, तो वहीं दूसरी तरफ सामने की तरफ हम देखते हैं कि इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का ग्रैंड एल्डर जिसका नाम चाओ टियान था, वो वहाँ पे एक इविल स्माइल करते हुए कहता है ज़ू यांग को अगर हम लोग अपनी साइड पे ले लेते हैं तो उसका मतलब होगा कि पूरा का पूरा टैलेंट सेक्ट हमारा दोस्त बन क्या है। टैलेंट सेक्ट यूनिवर्स में क्या क्या कर सकता है ये मुझे तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लो कि हम लोग टैलेंट सेक्ट का इस्तेमाल करते हुए पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज कर सकते हैं। ग्रैंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जेंग यू वहाँ पे एक इविल स्माइल करते हुए कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़ू यांग का सिर्फ एक ही मकसद है इनसे टैलेंट सेट का बदला लेना, जिसका शोर वो चारों तरफ मचाता फिर रहा है। तो अगर हम
लोग इसी बात का फायदा उठाकर जू यंग का साथ देते हैं तो वो हमें अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझेगा। जेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जेंग क्वान वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, जूनियर सिस्टर, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम जू यंग को किसी और के हाथों से मरवाने वाली हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? जेंग क्वान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जेंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं जू यंग को खत्म नहीं करने वाली, मैं तो बस उसका सुकून छीन लेने वाली हूँ ताकि वो पूरी तरह से हमारी चाल में फंस जाए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को टैलेंट सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमेशा की तरह मिस निंग्यू एसाटाजू के लिए चाय बनाते हुए उन्हें चाय सर्व कर रही थी और एसाटाजू भी अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए उस कमाल की चाय का मजा ले रहे थे। सबके सामने की तरफ हम देखते हैं कि सिक्स टैलम के वो कल्टीवेटर्स जो कि एसाटाजू के जाने के बाद टैलेंट सेट को लुटना चाहते थे, उन सभी से वहाँ पे मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा था और उसी भीड़ का फायदा उठाकर उन लोगों में इमोर्टल स्पिरिट पैलेस के जासूस भी खुद चुके थे, जिन्हें बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो जासूस की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और जब उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई भी उसके ऊपर नजर नहीं रख रहा तो इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मजदूरी करने के लिए चुपके से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और दिया उसे वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है, इसलिए वो वहाँ पे चिल्लाती हुई उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? दिया कैसा कहती है हम देखते हैं कि वो बेचारा जासूस वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो पत्थरों समेत ही लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा था कि जिया गुस्से से वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, ये तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जिया की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि वो बेचारा कल्टीवेटर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जल्दी से खुद ही वहाँ पे आगे बढ़कर जिया के पास आकर उसके सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिस पे जिया उसे वहाँ पे डांट लगाते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि तुम्हें यहाँ पे सारा काम अपने हाथों से करना है, ना कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए? जब इंसान अपने हाथों से काम करता है तभी तो एक असली घर बन पाता है, अभी तो एक अच्छे घर वाली फीलिंग आती है। इस दौरान हम देखते हैं कि उस जासूस के साथी गुस्से से वहाँ पे उसे घूर रहे थे, जैसा कि वो उसे वहाँ पे पूछना चाह रहे हो कि अगर तुम चाहो तो हम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो पहले वाला जासूस वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ ना में इशारा करते हुए उन लोगों से कह देता है, नहीं तुम लोग अपना काम करो। जिसपे हम देखते हैं कि उस जासूस के साथी भी वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करते हुए चुपचाप अपने अपने काम पे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जिया उसे वहाँ पे लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है, अब अगर तुम्हें मैंने यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए देखा तो वो तुम्हें यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये कहकर वो वहाँ पे फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अगर हमें स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बिल्डिंग को क्रिएट करना होता तो वो सिर्फ एक ही दिन में पूरे टैलेंट सेट को क्रिएट कर देता, तो फिर भला हमें यहाँ पे तुम लोगों की जरूरत क्यों पड़ती? जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे जिया के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहता है, एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक और चांस दे दो प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इस बिल्डिंग को क्रिएट करवाऊंगा। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिया वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसे कहती है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी बार चांस दे रही हूँ, चलो जल्दी से पत्थर उठाओ और अपने काम पे लग जाओ। जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो जल्दी से अपने सारे पत्थरों को इकट्ठा करते हुए दोबारा से अपने काम पे लग चुका था। इस दौरान हम देखते हैं कि फैंग भी वहाँ पे उसके पास आते हुए कहता है, तुम लोग बार बार जानबूझकर मुसीबत अपने मुल्क क्यों ले रहे हो? जब हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि हम लोगों को यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर भला तुम लोग यहाँ पे बार बार स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? अगर स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना होता तो अब तक मैं अकेला पूरे के पूरे टैलेंट सेट को क्रिएट कर चुका होता। फैंग को वहाँ पे इस तरह से फ्लेक्स करते हुए देखकर जिया वहाँ पे उसको डांट लगाते हुए कहती है, अपना मुंह देखा है? तुम भला कैसे टैलेंट सेट को अकेले क्रिएट कर सकते हो? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एसाटाजू ही कर सकते हैं। जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे फैंग वहाँ पे उसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है तो जिया वहाँ पे गुस्से से घूरते हुए कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा या फिर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जिया को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर बेचारा फैंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं भला कुछ क्यों कहूंगा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि बेहतर होता कि मैं ये सारा का सारा काम अकेले कर लेता, तो हमें यहाँ पे इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे अपने दिमाग चलाते हुए कहता है, लेकिन रुको एक सेकंड, ये बात तो एसाटाजू भी जानते हैं कि हम लोग अकेले मिलकर यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग को क्रिएट कर सकते थे, तो फिर उन्होंने ये काम मुझे क्यों नहीं सौंपा? हाँ समझ आया, एसाटाजू को डर होगा कि कहीं मैं काम करते करते थक ही ना जाऊं, इसलिए उन्होंने ये काम मुझे नहीं सौंपा। पर ये कहकर फैंग अपने दिमाग से कुछ भी इमेजिन करते हुए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जो देखकर जिया वहाँ पे अपने सर पकड़ते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर तो पूरी तरह से भूसा भरा हुआ है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को टैलेंट सेट के किचन वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कल्टीवेटर जिया और फैंग की नजरों से बचते बचाते हुए किचन के अंदर घुस चुका था और बहुत ही सावधानी के साथ वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जासूसी कर रहा था। जब वो कल्टीवेटर किचन के अंदर आता है तो वहाँ पे बहुत सारा खाना तैयार करके रखा गया था, जो देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, इमोर्टल कल्टीवेटर्स तो काफी दिनों तक बिना खाए पिए भी जी सकते हैं, तो फिर आखिर यहाँ पे इतने बड़े खाने का इंतजाम क्यों किया गया है? और ये कहते कहते हम देखते हैं कि उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने पड़े हुए एक कैलीडोन के ऊपर पड़ती है, जिससे वहाँ पे काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। उस कैलीडोन को देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, जरूर से इस कैलीडोन के अंदर कोई बहुत बड़ा
सीक्रेट छुपा हुआ होगा। लेकिन ये कहकर जैसे वो वहाँ पे उस कैलिडोन के सीक्रेट के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी उसे पीछे से वहाँ पे किंगजुई की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किंगजुई की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा वो कल्टीवेटर एक पल के लिए वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो जल्दी खुद को संभाल कर किंगजुई को जवाब देते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आया था ताकि किचन में मैं आपका साथ दे सकूं। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंगजुई वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उससे कहती है, ओह तो ऐसी बात है, फिर तो तुम बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे आए हो। किंगजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे घबरा कर मुस्कुराते हुए अपने साथ झुका लेता है, लेकिन ये देखकर किंगजुई अचानक से वहाँ पे अपने पास से एक बुचर को बाहर निकाल लेती है, जो देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, अब ये क्या करने की कोशिश कर रही है, कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन किंगजुई उसे वहाँ पे आदेश देते हुए कहती है, कैलिडोन के अंदर मौजूद सूप को टेस्ट करके देखो। जबकि ये कहकर वो खुद वहाँ पे उस बुचर का इस्तेमाल करते हुए मीट को काटने लगती है। जबकि किंगजुई की बात सुनकर वो कल्टीवेटर तो वहाँ पे खुश होते हुए कह रहा था, बस मुझे इतना ही करना है, सिर्फ इस सूप को पीना है। चलो इस बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इस कैलिडोन के अंदर कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है। मैं तो इस सूप को पेट भर के पीने वाला हूँ। और ये कहकर जब वो वहाँ पे उस कैलिडोन की ऊपर रखे हुए ढक्कन को उठाकर देखता है तो उस कैलिडोन के अंदर से बॉइलिंग वाटर मौजूद था, जिसे देखकर वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये तो बस उबलता हुआ पानी है, आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ। और ये कहकर जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पे चारों तरफ काफी सारे मिसाले रखे हुए दिखाई देते हैं। और इस दौरान जब उसकी नजर वहाँ पे किंगजुई के ऊपर पड़ती है तो वो अभी तक भी वहाँ पे गोश्त को ही काट रही थी, जो देखकर बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या क्या इसका मतलब है कि ये मुझे ही काट कर इस सूप के अंदर डालना चाहती है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि बेचारा वो कल्टीवेटर इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो ढक्कन खुद ब खुद ही उसके हाथों से गिर जाता है, जो देखकर किंगजुई भी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उसे कहती है, तुम आखिर इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो और तुमने अभी तक सूप को टेस्ट क्यों नहीं किया, क्या तुम इसे टेस्ट नहीं करने वाले। किंगजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जल्दी से उस सूप को एक प्याले में भरते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं बस इसे पीने ही वाला था। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे पूरा प्याला भर लेता है। और किंगजुई उसे वहाँ पे ये सब करते हुए बहुत ही होश से देख रही थी, और कहीं किंगजुई को उसके ऊपर शक ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ पे एक ही बार में घटाघट उस पूरे की पूरे सूप को पी जाता है। लेकिन पूरा सूप खत्म करने के बाद उसे वहाँ पे एहसास हो पाता है कि आज उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सूप पीने के बाद उसका जबड़ा वहाँ पे जम चुका था, उसकी जबान वहाँ पे पूरी तरह से जल चुकी थी, उसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। जो देखकर किंगजुई वहाँ पे मुस्कुराकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हें मेरा सूप कैसा लगा। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारे उस कल्टीवेटर की हालत तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। जबकि किंगजुई वहाँ पे ये सब कुछ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ओह तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा सूप इतना ज्यादा टेस्टी लगा है कि तुमसे बोला भी नहीं जा पा रहा। इसका मतलब है कि मेरी कुकिंग स्किल्स दिन ब दिन और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। जबकि हम देखते हैं कि किंगजुई की ये बातें सुनकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रहा था, आखिर ये क्या बकवास कर रही है, इतना गंदा सूप तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पिया। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग दोबारा से वहाँ पे उन्हीं जासूसों को देखते हैं, जो कि मिलकर लगातार वहाँ पे काम करते हुए टैलेंट सेट की एक बिल्डिंग को क्रिएट कर चुके थे। पर उसे क्रिएट करते करते उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उन लोगों से सही से वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वंग नाम के एक जासूस वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर ये टैलेंट सेट के लोग करना क्या चाहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भला क्या हो जाएगा, एक साथ इतना काम तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। इवन अब तो मुझे ये लगने लगा है कि ये लोग मरने के बाद भी हम लोगों से काम करवाने वाले हैं। वहाँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक दूसरा जासूस वहाँ पे उसकी हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों को टैलेंट सेट के टेयर वोल्ट के बारे में पता चल चुका है, जिसपे उनका तीसरा साथी वहाँ पे अपने पास एक मैप को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का कहना बिल्कुल ठीक था, वाकई में टैलेंट सेट बहुत ज्यादा अमीर है। और अब क्योंकि हम लोगों को उनके टेयर वोल्ट के बारे में पता चल चुका है तो हम लोग इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस तक ये खबर पहुंचा सकते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पे अपनी 3 रेस आर्मी को यहाँ पे भेजकर टैलेंट सेट के ऊपर हमला करते हुए उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। जैसे ही टैलेंट सेट के ऊपर हमला होगा हम लोग सीधा टेयर वोल्ट को लूट लेंगे। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग नाम का जासूस, जो कि वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से थक चुका था, वो भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, मैं तो उन टेयर्स को भी लेने से पहले एक एक करके टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स को मौत के घाट उतारूंगा, मुझसे इतना ज्यादा काम करवाने के लिए। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इस दौरान हम देखते हैं कि उनका चौथा साथी किचन के अंदर जाते हुए एक बालू के अंदर वही सूप भर के ले आता है। बाहर आकर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपने साथियों से कहता है, देखो मुझे क्या मिला है, आज पूरा दिन काम करने के बाद मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक सूप मिल चुका है। वो सूप के बॉल को देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पहला वाला कल्टीवेटर, जिसे अभी तक वहाँ पे बोला नहीं जा रहा था, वो वहाँ पे इशारे से अपने साथियों को वो सूप ना पीने का इशारा कर रहा था। अपने साथी को वहाँ पे इस तरह से इशारों में बात करते हुए देखकर उसके बाकी सभी साथी वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहते हैं, अब तुझे क्या हो गया, तुम इस तरह से इशारों में बात क्यों कर रहे हो, और तुम्हें तो हम लोगों ने किचन के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था ना, तो तुम यहाँ पे क्यों आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर तो लगातार वहाँ पे इशारे से बस इतना ही कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उस सूप को मत पीना। लेकिन उसके भाई वहाँ पे उसका गलत मतलब समझ
लेते हैं और वो उल्टा वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम सबसे पहले इस सूप को पीना चाहते हो तो सबसे पहले ये सूप तुम्हें ही पिलाएंगे। लेकिन अपने भाइयों की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे ना में अपना सर हिलाने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके भाई वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो जबरदस्ती मिलकर वहाँ पे दोबारा से उसे वही सूप पिला देते हैं, जिसे पीने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी वहाँ पे अकड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे सूप को बाहर थूकते हुए वहाँ पे खसने लगा था। और टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक मिरर के जरिए उनके ऊपर नजर रख रहे थे, जो देखकर मैं चूचू वहाँ पे सवाल करते हुए पूछती है, इसने अभी अभी किचन से उठाकर क्या पिया था जिसे पीने के बाद इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। मैं चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, वो तो मेरा बनाया हुआ सूप है और उसे मेरा बनाया हुआ सूप इतना ज्यादा पसंद आया है कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर बुआ जी वहाँ पे अपनी कमाल की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एसएसटू के लिए वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की टी बना रहे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि किंग की ये बात सुनकर वे चूचू वहाँ पे उससे कहती है, पर यह सूप कम किसी फूड पॉइजन की तरह दिखाई दे रहा है। इस पे किंग भी वहाँ पे सोचते हुए कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इसके अंदर काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले थे। किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चूचू वहाँ पे आगे बढ़कर उसे हौसला देते हुए कहती है, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि सूप कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मेरे पास सूप बनाने की एक स्पेशल रेसिपी भी मौजूद है। मैं चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि उनके बाकी सभी साथी वहाँ पे अपने मन ही मन में दुआ करते हुए कह रहे थे, शुक्र है कि हम लोगों को ये घटिया सूप नहीं पीना पड़ा, वरना हमारी हालत भी यहाँ पे इन्हीं जासूसों की तरह हो जाती, जो कि उस सूप को पीने के बाद वहाँ पे उल्टियाँ कर रहे थे। और उस सूप को पीने के बाद एक कल्टीवेटर गुस्से से वहाँ पे बॉल को तोड़ते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि ये भी टैलेंट सेट की कोई चाल है। और ये कहकर वो कल्टीवेटर गुस्से से वहाँ पे अपने पास एक मैप को बाहर निकालते हुए कहता है, ग्रेट आर्मी आर रेडी, टैलेंट सेट के बाहर खड़ी होकर हमारे सिग्नल का इंतजार कर रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अभी उन लोगों को सिग्नल भेज दूं ताकि वो जितना जल्दी हो सके टैलेंट सेट के ऊपर हमला करते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले सके। लेकिन बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि डीमन क्वीन वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए कहती है, तुम घटिया लोगों को क्या लगा कि तुम लोग मेरे टैलेंट सेट में आकर मेरे टैलेंट सेट के खिलाफ भी साजिश कर पाओगे। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बहुत बड़े फायरबॉल का इस्तेमाल करके उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे मौत के घाट उतार देती है, जो देखकर टैलेंट सेट के बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे डीमन क्वीन से नाखुश होते हुए कहते हैं, अरे यार तुमने इन सभी को इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया, अभी तो शो का मजा आने वाला था। अपने साथियों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन क्वीन वहाँ पे उसी मैप का इस्तेमाल करके ग्रेट आर्मी को सिग्नल भेजते हुए कहती है, कोई बात नहीं, असली शो तो अभी बाकी है, तुम लोग उस शो का मजा उठा लेना। और ये कहकर डीमन क्वीन वहाँ पे उसी मैप का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट आर्मी तक सिग्नल भेज देती है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एसएसटू तो अभी तक भी अपने हेलबोर्ड वाले से घासन के ऊपर बैठे हुए आराम से अपनी चाय पी रहे थे, जबकि एसएसटू के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे वो समय भी आ जाता है जिसका वो लोग मिलकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अचानक से हम देखते हैं कि टैलेंट इमॉर्टल सेट का मौसम बदलना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी आर्मी टैलेंट सेट के बाहर पहुंच चुकी थी। इस खतरनाक आर्मी में न सिर्फ इमॉर्टल कल्टीवेटर्स मौजूद थे, बल्कि उसी के साथ साथ उनमें डीमंस की आर्मी और मॉन्स्टर की आर्मी भी शामिल थी। और उन सभी को लीड कर रहा था टाइगर नाम का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मास्टर है, जो कि वहाँ पे अपने एक ही इशारे के साथ अपनी खतरनाक आर्मी को चारों तरफ फैला देता है। और एसएसटू वहाँ पे सब कुछ होते हुए देखकर बहुत ही गौर से देख रहे थे, जबकि उस आर्मी को देखकर किंग जुई वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकालते हुए कहती है, ये तो कुछ जल्दी ही यहाँ पे आ गए, लगता है कि इन सभी को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लेकिन चलो अब जब ये लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो इन्हें मिलकर मौत के घाट उतार देते हैं। किंग जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके बाकी की सभी साथी भी वहाँ पे उस आर्मी का मुकाबला करने के लिए अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं, जो देखकर किंग जुई वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, मेरे साथियों क्या तुम लोग मजे करने के लिए तैयार हो। किंग जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एसएसटू वहाँ पे पोल्टून में उन लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर एसएसटू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि वो सो कल पावरफुल 3 रेस आर्मी के सकते हुए काफी पीछे चली जाती है, जो देखकर उनके लीडर टाइगर को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ज़ू यंग ने सिर्फ एक चुटकी बजाकर ही उन लोगों को वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन असल में हम देखते हैं कि एसएसटू ने वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए इमॉर्टल स्पेस हल पैलेस की आर्मी को भी वहाँ पे बुला लिया था। इन्हें लीड कर रहा था खुद एल्डर ज़ेंग क्वान ने, जिन्हें देखकर एसएसटू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, अब ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग आपस में फाइट करने वाले हैं। जिस पे लिंगू वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आएगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ज़ेंग क्वान वहाँ पे अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपनी सोट को बाहर निकालकर टाइगर की तरफ देखते हुए कोल्टून में उससे कहता है, तुम लोग हमारे होते हुए टैलेंट सेट के ऊपर हमला करना चाहते हो, मेरा इमॉर्टल स्पिरिट हल पैलेस ऐसा कभी नहीं होने देगा। टैलेंट सेट के ऊपर हमला करने से पहले तुम लोगों को मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। और ये कहकर एल्डर ज़ेंग क्वान वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, आगे बढ़ो और खत्म कर दो इन सभी को। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टाइगर
टाइगर भी वहाँ पे अपनी 3 रेस आर्मी को वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमला करने का आदेश दे चुका था। जबकि एल्डर ज़ेंगकुआन और टाइगर दोनों खुद आपस में लड़ रहे थे और देखते ही देखते उन लोगों के दरमियान चल रही ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, जो देखकर एसेटाज़ू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहते हैं आखिर इमॉर्टल स्पिरिट हल पहले से हमारी मदद क्यों करना चाह रहा है, ये लोग इतने अच्छे कब से हो गए। इस पे हम देखते हैं कि लिंगू उन लोगों को वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है सबसे पहले इन लोगों ने अपने ही लोगों को हमारे टैलेंट सेट के ऊपर हमला करने के लिए भेजा और अब ये लोग हमारे सामने आकर अपने ही लोगों को खत्म करके हमारी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इमॉर्टल स्पिरिट हल पैलेस हमारे टैलेंट सेट के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान करना चाहता है। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचोचू वहाँ पे विल स्माइल करते हुए कहती है ओह तो ये लोग यहाँ पे लुमड़ी की चाल चल रहे हैं और ये लोग भूल रहे हैं कि असली लुमड़ी की चाल मैं चलने वाली हूँ। मिचोचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्नेकुरो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या वाकई में तुमने खुद को अभी अभी लुमड़ी कहा। बन्नेकुरो कैसा कहती है हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे हंसने लगते हैं और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।